राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पास 14 ऐसे प्रश्न भेजे हैं जिनका जवाब जानना न केवल राष्ट्रपति के लिए जरूरी है बल्कि पूरे देश के लिए जरूरी है। ये वो ऐसे 14 बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आने के बाद हो सकता है कि वो जवाब ही कानून में तब्दील हो जाएं, उनके अकॉर्डिंग ही लॉज बनाए जाएं। हालांकि पूरा मामला जुड़ा हुआ है तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस से, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ सकते हैं, यदि पूछ सकते हैं तो कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। साथ ही डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के बारे में, जिसमें कि हम जुडिशियल रिव्यू की पावर देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक समय सीमा लगाई थी गवर्नर और राष्ट्रपति के ऊपर कि आपको पर्टिकुलर टाइम लाइन में ही जो बिल्स हैं उस पे या तो एसेंट देना है या फिर अगर आप उस एसेंट को विदहोल्ड करते हैं, यानी कि अगर आप मंजूरी नहीं देते हैं किसी बिल पे तो उसका कारण बताना होगा। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं गवर्नर और राष्ट्रपति दोनों की ही पावर को डिमिनिश करने की कोशिश की थी। तो आज के लेक्चर में हम राष्ट्रपति के 14 सवाल और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन पर सेट की गई टाइमलाइन दोनों के ही बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का केस। हालांकि इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अगर आपको उसको बहुत ही गहराई से समझना है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी। तो ये मामला कुछ इस तरीके से था कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कुछ 10 बिल गवर्नर के पास एसेंट के लिए यानी कि मंजूरी के लिए भेजे थे। अब क्योंकि लंबे समय से गवर्नर RN रवि ने उनके ऊपर अपनी ना मंजूरी दी ना ही उन बिल को रिटर्न किया, बहुत समय तक उन्हें अपने पास विदहोल्ड करके रखा और बस पूरा मामला जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। इसी चीज़ को लेकर तमिलनाडु की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए आर्टिकल 142 का यूज़ करते हुए राष्ट्रपति और गवर्नर दोनों को ही एक समय सीमा दे दी कि 3 महीने के समय के अंदर अंदर आपको जो भी बिल्स हैं उन पे एक्शन लेना होगा, या तो आप उन्हें रिटर्न कर दीजिए या फिर आप उन बिल्स को मंजूरी दे दीजिए। इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने कुछ ऐसे 14 सवालों को रिटर्न में सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा है जिनके जो जवाब होंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे प्रश्न जो काफ़ी विचारणीय हैं। हालांकि जो भी जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा वो तो महत्वपूर्ण होगा ही, साथ ही भविष्य में हमें ऐसा भी देखने के लिए मिल सकता है कि उन जवाबों में से ही बहुत सारे कानूनों को बनाया जाए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं वो 14 क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं। तो पहला प्रश्न था, जब राज्यपाल के सामने कोई भी बिल आता है तो उसके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट महोदय को यह एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको राज्यपाल ले सकते हैं जब उनके सामने कोई बिल आए। दूसरा प्रश्न पूछा गया, क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्री परिषद की सलाह से बंधे हैं। यहाँ ये प्रश्न पूछने का मकसद था राज्यपाल को अपनी शक्तियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट से यह जानना है कि क्या राज्यपाल की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा सीमित हो गई हैं, क्या वह मंत्री परिषद की सलाह से बंधे हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया, क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, यानी कि संविधान एक तरफ तो राज्यपाल को यह पावर देता है कि वो कोई भी फैसला ले सकते हैं जब उनके पास जो बिल है वो मंजूरी के लिए आता है। अब क्या अदालत इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो राज्यपाल के फैसले को चुनौती दे सकती है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया, क्या आर्टिकल 361 के तहत राज्यपाल के जो फैसले हैं उस पर जुडिशियल रिव्यू करके उसे रोका जा सकता है।
इसी क्रम में फिफ्थ क्वेश्चन यह पूछा गया कि अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा यानी कि टाइम लाइन नहीं है तो क्या अदालत के पास इतनी शक्ति है कि वो उस टाइम लाइन को सेट कर सकती है। यानी कि जब भी कोई बिल राष्ट्रपति या फिर गवर्नर के पास मंजूरी के लिए दिया जाता है उस केस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी टाइमलाइन नहीं सेट की है। इसीलिए यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अदालत कहीं ना कहीं राज्यपाल के ऊपर टाइमलाइन सेट करने की कोशिश कर रही है। छठा बड़ा प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यानी कि गवर्नर तक तो बात ठीक थी, लेकिन क्या राष्ट्रपति जिन्हें की कंट्री का फर्स्ट सिटीजन होने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर कहा जाता है यानी कि संविधान का संरक्षक कहा जाता है, क्या उन राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति के फैसले पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है। क्योंकि तमिलनाडु वाले केस में जब गवर्नर के ऊपर समय सीमा साधने का काम किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसी समय राष्ट्रपति के ऊपर भी एक समय सीमा लगाई गई थी कि 3 महीने के अंतराल में आपको भी जो बिल है उसके ऊपर अपनी मंजूरी देनी होगी या फिर उसको वापस करना होगा। 8वां सवाल पूछा गया कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है। इसी क्रम में 9वां सवाल पूछा गया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो फैसले हैं उन पर कानून लागू होने से पहले ही क्या उन पर अदालत में सुनवाई हो सकती है। यानी कि जो फैसले हैं वो तो अभी लिए भी नहीं गए, राष्ट्रपति ने उनके ऊपर विदहोल्ड कर रखा है या राज्यपाल ने उनके ऊपर विदहोल्ड कर रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या अदालत के पास यह शक्ति है कि वो सामने से आगे बढ़कर उन पर सुनवाई कर सकती है। इसी तरीके से 10वां सवाल पूछा गया क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले को बदल सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो आर्टिकल 142 है ये सुप्रीम कोर्ट को सुपर पार्लियामेंट बनाने की शक्ति रखता है, सुप्रीम कोर्ट को राज्यपाल और राष्ट्रपति तक से ऊपर रखता है। इसी क्रम में अगला सवाल पूछा गया कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित कोई भी कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना भी लागू हो सकता है। क्योंकि हाल फिलहाल में हुआ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के केस में तो हमने देखा था कि वहाँ पर तमिलनाडु के गवर्नर के एसेंट के बिना ही यानी कि तमिलनाडु के गवर्नर ने मंजूरी नहीं दी थी, इसके बावजूद उन बिलों को पास करके कानून में तब्दील कर दिया गया था। 12th बड़ा क्वेश्चन था क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामले यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर किसी भी वे में एक्सप्लेन करना है तो इससे जो भी मैटर्स रिलेटेड हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच को भेजना अनिवार्य है। अगला बड़ा सवाल था क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों में मेल ना खाते हों। और आखिरी बड़ा सवाल पूछा गया क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच अगर कभी विवाद होता है तो क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उन विवादों को सुलझा सकता है। अब ये वो अहम सवाल हैं जिनके जवाब सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ पूरे देश के लिए जानने जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि इनके सवालों के जवाब केवल हाँ या ना में दिए जाएंगे, बल्कि एक व्याख्या एक एक्सप्लेनेशन दी जाएगी और उन्हीं एक्सप्लेनेशंस के बिहाफ पर फ्यूचर में लॉज को डिसाइड किया जाएगा। जैसा कि हम वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन 14 सवालों को पूछने के पीछे जो राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनका उद्देश्य केवल इतना था कि सुप्रीम कोर्ट को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाया जाए। पिछले दिनों हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर और राष्ट्रपति से भी ऊपर समझने लगा था। आर्टिकल 142 का इतना दुरुपयोग किया गया कि वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब के द्वारा इसे एक न्यूक्लियर वेपन तक कह दिया गया। पिछले दिनों बनी सुर्खियों में आर्टिकल 200 भी काफ़ी ज़्यादा शुमार था क्योंकि आर्टिकल 200 के तहत ही राज्यपाल के पास वो 4 अधिकार होते हैं। जब कोई भी बिल स्वीकृति के लिए मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास आता है तो उनके पास 4 विकल्प होते हैं, या तो उसे मंजूरी दे दें या मंजूरी को रोक लें या उसे राष्ट्रपति के पास भेज दें या फिर पुनर्विचार के लिए विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज दें। क्योंकि तमिलनाडु के गवर्नर ने लंबे समय तक उन बिल्स को अपने पास विदहोल्ड करके रखा,
इसी वजह से तमिलनाडु सरकार इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई और आर्टिकल 200 भी सुर्खियों में बना रहा। इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरीके के निर्देश पास किए कि फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के ही लिए समय सीमा तय करेंगे, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको उस पर फैसला लेना होगा। नहीं लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ तक पावर है कि उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू तक किया जाए। अगर गवर्नर फिर भी बिल को पास नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें रिलेटेड स्टेट यानी कि उस राज्य को कारण बताने होंगे किस वजह से वो उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, या फिर बिल को भी बार बार वापस नहीं भेज सकते। आपको बिल के अंदर कोई भी अमेंडमेंट चाहिए तो आप एक बार वापस भेज दीजिए, स्टेट लेजिस्लेचर उसको या तो विद अमेंडमेंट्स या विदाउट अमेंडमेंट्स अगर दोबारा से पास करता है तो इस कंडीशन में गवर्नर को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। इस पूरे मामले पर तमिलनाडु की सरकार का यह स्टैंड है कि राष्ट्रपति कहीं ना कहीं सेंटर की साइड ले रहे हैं। सीएम स्टालिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा, यह और कुछ नहीं गवर्नर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डेस्परेट अटेम्प्ट है। खैर, ये तो सीरियस क्वेश्चंस थे जो फेडरलिज्म के ऊपर उठाए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा। वाले दिनों में हमें बहुत सारी ऐसी डिबेट्स भी देखने के लिए मिलेंगी जो इस क्वेश्चंस की वजह से अराइज होंगी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस वर्सेस जुडिशियल इनोवेशन। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन जो सोर्स ऑफ पावर है सभी अथॉरिटीज़ के लिए, जब वो इस क्वेश्चन पर चुप है, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिसाइड करता गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए टाइम लिमिट, कितनी समय सीमा की अवधि के अंदर उन्हें किसी भी बिल को पास करना है या फिर वापस से रिव्यू के लिए पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भेजना है, वहीं दूसरी तरफ जुडिशियरी ने नया इनोवेशन दिखाते हुए उस टाइमलाइन को सेट करने की कोशिश की। बाकी फ्यूचर आउटकम्स के रूप में हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक 5 to 7 जजेस की बेंच बनेगी सुप्रीम कोर्ट की, जो इन क्वेश्चंस को डीपली एग्जामिन करेगी और इनके आंसर देगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी आंसर्स दिए जाएंगे वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होंगे, वो केवल एडवाइजरी इन नेचर होंगे। उनको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति जो हैं वो आगे के फैसले लेंगे। एट लास्ट कंक्लूजन में हम केवल इतना कह सकते हैं कि ये जो 14 क्वेश्चंस हैं जो प्रेसिडेंट श्री द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए हैं, ये केवल और केवल टाइमलाइन सेट करने के लिए या टाइमलाइंस हटाने के लिए नहीं है। ना ही इनका मकसद है कि बिल के एसेंस को लेकर जो भी कानून हैं उनके बारे में डिस्कस करना, बल्कि these 14 questions are about very architecture of Indian federal democracy, कि हमारा जो इंडियन फेडरल डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से काम करता है, उसका साचा ढांचा किस तरीके से है। बाकी यह तो देखने वाली बात होगी कि फाइनल वर्ड्स किसके होंगे। क्या कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो लूप होल्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेस छोड़ा हुआ है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ भी इंटरप्रेट नहीं किया, तो क्या कोर्ट के पास ऐसी पावर है उन गैप्स को वो फिल कर सकते हैं? क्या राष्ट्रपति और गवर्नर केवल एक रबर स्टैम्प है या एक डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी है? खैर, उन क्वेश्चन के आंसर मिलने के बाद हमें इन क्वेश्चंस के आंसर भी डेफिनेटली मिल जाएंगे। एट लास्ट केवल इतना ही कहा जाएगा, क्योंकि हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिस्क्राइब करता है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों को ही एक बैलेंस में काम करना ज़रूरी है एक अच्छे फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। और इन तीनों में से भी कोई ऑर्गन अगर उस बैलेंस को ख़राब करने की कोशिश करता है तो पूरी की पूरी व्यवस्था डगमगा जाती है। So this is nothing but a historic test of constitutional balance between judiciary, executive and legislature in a federal parliamentary democracy. सो फ्रेंड्स, आज के लिए केवल इतना ही। अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में एक नए दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से नए अपडेट्स के लिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो जल्दी से जल्दी मिल सके। एंड नेवर फॉरगेट टू लाइक and share it with your friends so that more people reach out to this video. एंड अगर आपकी कोई भी ऐसी राय है जो आप कमेंट बॉक्स में रखना चाहते हैं, आपकी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ही खुला है।